ये फैन जानता था कि उसने बहुत बड़ी आपदा ला दी है। दक्षिणी क्षेत्र उसके लिए बहुत खतरनाक था। जी परिवार बहुत बड़ा था और उसमें कई विशेषज्ञ थे। वे उसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। इस बार उसने पुराने प्रबंधक जी रेन को मार डाला और जी हुई की छाप को नष्ट कर दिया। हालांकि इससे समस्या हल नहीं हुई। इसके विपरीत जी परिवार और भी अधिक हिंसक प्रतिक्रिया करेगा। छिपाना केवल एक ही रास्ता था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। महान शून्य तकनीक शून्य प्राचीन शास्त्र के आवश्यक तत्वों में से एक थी। जी परिवार इसे लीक होने की अनुमति नहीं दे सकता था। यहाँ तक कि अगर अकाइड संत ने इसे प्राप्त कर लिया तो जी परिवार इसे वापस लेने का एक तरीका खोज लेगा। ये फैन जैसे छोटे साधक की तो बात ही छोड़िए। इन दिनों में उसने बहुत सी खबरें सुनी थी। इन सब ने दक्षिणी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। मयूर राजा और नानगोंग झेन के बीच युद्ध समाप्त हो गया था। पर्वत श्रृंखला जलकर बंजर हो गई थी। हालांकि बाहरी दुनिया को यह नहीं पता था कि कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कमजोर। जब तक लोग वहां पहुंचे तब तक दोनों सर्वशक्तिमान प्राणी पहले ही गायब हो चुके थे। अलकायद संत और जी परिवार के संत दक्षिणी क्षेत्र में मोर राजा की खोज करने के लिए एक साथ निकले। उन्होंने कहा कि वे मोर राजा को मार देंगे। इससे बहुत हंगामा हुआ लेकिन उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिला। कांस्य महल को धीरे धीरे देखा जा सकता था। ये पूर्वी बंजर भूमि में डूबने वाला था, लेकिन अब तक कोई भी अद्वितीय विशेषज्ञ प्रवेश नहीं कर पाया था। महान हस्तियां चिंतित थीं और अपनी अंतिम तैयारियां कर रही थीं। ऐसा कहा जाता है कि जी परिवार के जी हाओयू गंभीर रूप से घायल हो गए थे और लगभग मारे गए थे। उनका ठिकाना अज्ञात था और कई लोग गुप्त रूप से उनकी तलाश कर रहे थे। स्वर्गीय जैद पवित्र भूमि में एकमात्र जीवित व्यक्ति पागल बूढ़ा आदमी था। उसने महान अंधकार में एक कोकून बनाया था और सो रहा था। कई विशेषज्ञ उसकी रखवाली कर रहे थे, लेकिन जब वह कोकून से बाहर निकला तो किसी ने उसे नहीं देखा। वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, जिससे सभी हैरान रह गए। दक्षिणी क्षेत्र में अंतर्धाराएं उमड़ रही थी। सभी महाशक्तियां जानकारी इकट्ठा करने के लिए शक्तिशाली विशेषज्ञों को भेज रही थी। ये फैन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। अभी दक्षिणी क्षेत्र में सबसे खतरनाक स्थिति में दो लोग थे। एक जी हाओयू था और दूसरा वह था। जी हाओयू का दिव्य शरीर अभी अभी बना था। उसे एक मजबूत साधक माना जा सकता था। जब तक वह मयूर राजा से नहीं मिलता तब तक उसके पास बाहर निकलने का रास्ता होगा। जहां तक उसकी बात है, उसका दिव्य शरीर अभी तक नहीं बना था। अगर उसे खोज लिया गया तो वह बहुत खतरे में पड़ जाएगा। पूर्वी बंजर भूमि का दक्षिणी क्षेत्र बिल्कुल भी शांत नहीं था। कभी भी कोई चौंकाने वाली घटना घट सकती थी। जी वंश पुरातन काल से चला आ रहा है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। मैं दुनिया भर में महान शून्य तकनीक फैलाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम दक्षिणी क्षेत्र के अनगिनत लोगों को मारने की हिम्मत करोगे। ये फैन का चेहरा ठंडा था। वह मौत तक लड़ने को तैयार था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि पिछले 2 दिनों में माहौल में कुछ गड़बड़ है। जी परिवार के दिग्गज लोग जी हाओयू की तलाश कर रहे थे, लेकिन उसे भी ज्यादा युवा विशेषज्ञों को जुटाया गया था। वे जी हाओयू की तलाश में पागलों की तरह लगे हुए थे और जमीन में 3 फीट तक खुदाई करने वाले थे। बेशक ये केवल सबसे खराब स्थिति थी। दक्षिणी क्षेत्र इतना विशाल था कि ये फैन को विश्वास नहीं हुआ कि वह पहाड़ के एकांत कोने में छिप सकता है और फिर भी उसे खोज लिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से वह जंगल में छिपकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। उसे डर था कि कहीं वह अपने पीछा करने वालों से पूरी तरह से मुक्त न हो गया हो। भगोड़े के रूप में इस तरह का जीवन आसान नहीं था। वे हमेशा सतर्क रहते थे। उन्हें डर था कि जी परिवार उन्हें खोज लेगा। 7वें दिन तक ये फैन ने आखिरकार रुकना नहीं चाहा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। वह एक गहरे पहाड़ में घुस गया जहाँ प्राचीन पेड़ थे जो सूरज को ढक रहे थे। उसने यहाँ चुपचाप खेती करने और दक्षिणी क्षेत्र छोड़ने से पहले स्थिति के पूरी तरह शांत होने का इंतजार करने का फैसला किया। बाहर बहुत खतरा था, इसलिए वह कुछ समय के लिए छिपकर ही रह सकता था। ये फैन शांति से साधना करने और जल्द से जल्द तक के दायरे में पहुंचने के लिए तैयार था। अभी उसके दुखों के सागर के ऊपर आकाश में एक दिव्य स्पंदन था। यह इंद्रधनुष की तरह क्रिस्टल साफ था और पुनर्जन्म के सागर में घुसने वाला था। स्वर्ग की शिरा और आकाश में दिव्य सेतु के निर्माण के साथ उसके लिए निर्वाण के क्षेत्र तक पहुंचना केवल समय की बात थी। अब उसे संचय की आवश्यकता थी। उसके हाथ में एक शुद्ध स्रोत था। यह मुट्ठी के आकार का था और रंगों से भरा हुआ था। हालांकि ये फैन का अभी इसका उपयोग करने का इरादा नहीं था। वह इसे तब तक बचाकर रखना चाहता था जब तक वह निर्वाण क्षेत्र में नहीं पहुंच जाता। इतने बड़े स्रोत में अकल्पनीय जीवन सार समाहित था। यदि यह पहले होता तो यह उसके लिए एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होता। हालांकि जैसा कि एल्डर वोकिंगफेन ने कहा था, जितना अधिक कोई साधना करेगा उतना ही कठिन होगा। हर चीज के लिए शुरुआत की तुलना में 10 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। ये स्रोत उसे दायरे से बाहर निकलने में मदद कर सकता था। अगर वह दिव्य पुल के शिखर पर पहुंचने पर इसे परिष्कृत कर लेता तो वह निश्चित रूप से निर्वाण के दायरे में प्रवेश कर पाता। अगले कुछ दिनों में ये फैन को उन विभिन्न तरीकों की समझ आने लगी जो उसने विकसित किए थे। ताओवादी धर्मग्रंथों के पुनर्जन्म के सागर खंड में उनकी नींव रखी गई थी। यह उनके साधना पथ का स्रोत था। इस पद्धति में कोई गुप्त तकनीक या मारक चाल नहीं थी। ये पूरी तरह से व्यक्ति की क्षमता का दोहन करने के बारे में था। हालांकि शून्य की महान तकनीक जैसी कोई गुप्त तकनीक नहीं थी, लेकिन इसे पुनर्जन्म के सागर की खेती करने के लिए सबसे मजबूत अध्याय के रूप में सम्मानित किया गया था। इसने नींव पर जोर दिया। अब सुनहरे पन्ने पर लिखे आधे शब्द गायब हो चुके थे। ज्यादा कुछ नहीं बचा था। कई सितारे जैसे प्राचीन शब्द पूरी तरह से मिट चुके थे। अस्पष्ट रूप से ये फैन के दायरे से मेल खाता था। जो शब्द गायब हो गए थे वे सभी भाव थे जिन्हें उसने पूरी तरह से विकसित किया था। उसने अनुमान लगाया कि एक बार जब वह निर्वाण के दायरे में पहुंच गया तो इस ताओवादी शास्त्र में कोई और प्राचीन शब्द नहीं होगा।
गोल्डन बुक के अलावा 9 रहस्यों में से एक, क्रेजी, ओले का फुटवर्क और शून्य की महान तकनीक 3 सर्वोच्च गुप्त तकनीकें थी जिनमें उन्होंने महारत हासिल की थी। अपने अपने क्षेत्रों में कोई भी अन्य तकनीक उनसे आगे नहीं बढ़ सकती थी। कुछ दिनों तक ये फैन 3 गुप्त तकनीकों का पता लगाने की कोशिश करता रहा। उसने बहुत कम तकनीकों में महारत हासिल की थी। अपनी जान बचाने के लिए यह उसकी अंतिम तकनीक थी। तिपाई अभी भी नहीं बनी थी। इसे परिष्कृत होने में समय लगा। हालांकि ये कल्पना की जा सकती थी कि एक बार तिपाई बन गई तो यह जय होगी। ये फैन ट्राइपॉड को कोई नाम नहीं देना चाहता था। उसे लगा कि ट्राइपॉड शब्द ही सब कुछ दर्शाने के लिए काफी है। जुवानहुआन ट्राइपॉड क्यू ऑफ माई रिकॉल्ड्रॉन। उस शब्द जितना स्पष्ट नहीं थे। ये फैन ने बहुत सारा दिव्य झरना पिया। उसने अपने मन को शांत किया और साधना की। उसने बहुत कुछ समझा। पुनर्जन्म के सागर के ऊपर स्वर्गीय नसें फिर से बढ़ गईं। निर्वाण के रहस्यमय क्षेत्र तक पहुंचने के लिए यह कोने के आसपास था। 9वें दिन ये फैन ने बोधिमन का अपने हाथ में थाम लिया। उसका मन खाली था। उसका शरीर कांच के दीपक की तरह था, शुद्ध और पारदर्शी। वह एक अद्भुत क्षेत्र में था। इस समय वह चट्टानों, पौधों और गहरे पहाड़ों के साथ एक था। उसका मन शांत था। वह पौधों की सांसें सुन सकता था और गहरे पहाड़ों की धड़कन महसूस कर सकता था। वह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो गया था। उसकी चेतना ने आकार ले लिया था। ये हवा या बादल की तरह था। वह गहरे पहाड़ों के बीच से यात्रा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। अगर यहाँ कोई बड़ा आदमी होता तो उसे झटका लगता। जब कोई शक्तिशाली साधक बाद के चरण में पहुंचता तो उसे अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दाव को समझने पर निर्भर रहना पड़ता। एक बार जब वह उस स्तर पर पहुंच जाता तो कोई भी स्वर्गीय सामग्री या सांसारिक खजाना काम नहीं आता। ये फैन का क्षेत्र ऊंचा नहीं था। हालांकि वह स्वर्ग और पृथ्वी की दाव लय में रह सकता था और लंबे समय तक अलौकिक रह सकता था। ये दुर्लभ था। अचानक ये फैन को खतरे का एहसास हुआ। वह सभी चीजों के साथ एक था। उसकी चेतना जो गहरे पहाड़ों में यात्रा कर रही थी, उसे खतरे का एहसास हुआ। लगभग एक पल में उसने जी कबीले के जी हुई को देखा। एक क्षण में उसकी दिव्य चेतना वापस आ गई। उसने झट से अपनी आंखें खोली और घास और पेड़ों से उठ खड़ा हुआ। ये बूढ़ा आदमी, उसने मुझे कैसे ढूंढ लिया? ये फान धुएं के एक गुबार में बदल गया। वह जंगल से होते हुए तेजी से दूर चला गया। इस बच्चे की आध्यात्मिक समझ बहुत तेज है। ये वाकई अजीब है, जी हुई ने खुद से कहा। उसने हाथ हिलाया और कहा, संदेश भेजो। उसे हर तरफ से घेर लो। हम उसे भागने नहीं दे सकते। ये फैन तैयार था। उसने यहाँ कई दाव पैटर्न उकेरे थे। वे प्राचीन जानवरों की खाल की किताबों में दर्ज थे। वह उन्हें समझ नहीं पाया और केवल उनकी नकल कर सका। अब वे आखिरकार काम आ गए। वह बाहर भागा, लेकिन उसके आसपास के लोगों ने उसे रोक दिया था। तुच्छ चालें, जी हुई ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने अपना हाथ हिलाया और एक गड़गड़ाहट के साथ पहाड़ ढह गए और धरती फट गई। चट्टानें हवा में उछली। दाव पैटर्न वाला क्षेत्र उसकी दिव्य शक्ति से मिट गया। उसके पीछे आकाश में बहुत भीड़ थी। ये फैन का पीछा करने और महान शून्य तकनीक को वापस लेने के लिए उन्होंने बड़ी संख्या में साधकों को जुटाया था। जी हुई एकमात्र सुपर विशेषज्ञ नहीं थी। ये फैन जैसे छोटे साधक के लिए वास्तव में जी हुई के समान स्थिति वाले कई प्रसिद्ध अतिथि थे। महान शून्य तकनीक लीक नहीं होनी चाहिए। ये फैन दर्जनों मील की दूरी तक दौड़ा, लेकिन वह चौंक गया। जिस गति पर उसे इतना गर्व था, वह इन बुजुर्गों को हिला नहीं सका। उनकी ताकत के साथ उनकी गति स्वाभाविक रूप से भयानक थी। युवक, आज तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। बूढ़ी औरत जी हुई के चेहरे पर ठंडक थी, क्योंकि उसने पीछे से अपनी आवाज भेजी थी। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? ये फैन हैरान था। क्या मेरी आध्यात्मिक छाप इतनी आसानी से मिट सकती है? जी हुई का चेहरा भद्दा था। उसकी जैसी शक्तिशाली महिला के लिए यह अपमानजनक था कि उसकी आध्यात्मिक छाप एक युवा व्यक्ति द्वारा मिटा दी जाए। उसने ठंडे स्वर में कहा, भले ही जियो ने तुम्हें साइकिक सेट दिया हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे ट्रैक नहीं कर सकते। तुम इतने दुस्साहसी हो कि मेरा ओवाचन हेवन नेट छीन लोगे। ये फैन ने आह भरी। उसने पहले ही कई बार ओवाचन हेवन नेट को परिष्कृत किया है। इसकी सतह पर सभी निशान मिटा दिए हैं। जाल का हर किनारा जेड की तरह चमक रहा था, पहले से ही धूल से अछूता, दिव्य इंद्रियों से अछूता, फिर भी ये दूसरे पक्ष द्वारा पाया गया था। प्राचीन वंश के प्रसिद्ध अतिथि वास्तव में अथाह थे। उन्हें सामान्य बुद्धि से नहीं मापा जा सकता था। ये फैन बिजली की तरह चमकती हुई रोशनी की धारा की तरह था। पहाड़ और नदियां तेजी से पीछे हट गईं, लेकिन वह अभी भी जी हुई और दूसरों को नहीं हिला सका। उनके बीच की दूरी वास्तव में कम हो रही थी। इस समय वह वास्तव में लाइन के अंत में था। कोई रास्ता नहीं था। ये फैन ने इसके बारे में सोचा और केवल जुआ खेल सकता था। वह पर्वत श्रृंखला से बाहर निकल गया और घनी आबादी वाले क्षेत्र की ओर उड़ गया। ये दक्षिणी क्षेत्र का एक शक्तिशाली देश था। राजधानी की आबादी 10 लाख से कम नहीं थी। शहर बहुत बड़ा और चहल पहल भरा था, जहां लोगों का आना जाना लगा रहता था। ये फैन अज्ञात राजधानी शहर के ऊपर आकाश में भाग गया और रुक गया। उसने मुड़कर अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके अन्य 4 लोगों से संवाद किया। यदि आप एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत करते हैं, तो मैं पूरे राजधानी शहर में महान शून्य तकनीक फैलाऊंगा और लाखों लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं अगले शहर में जाकर दुनिया को इसकी घोषणा कर दूंगा। महान शून्य तकनीक अब कोई रहस्य नहीं रहेगी। मुझे विश्वास नहीं है कि आप पूरे दक्षिणी क्षेत्र का वध करने का साहस करेंगे। जी हुई के चेहरे पर भाव बदल गए। बाकी तीनों भी वहीं रुक गए। अगर महान शून्य तकनीक सभी को पता चल जाए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। क्या आपका जी परिवार इसे गुप्त नहीं रखना चाहता था? मैं पूरे दक्षिणी क्षेत्र को बता दूंगा। चूंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो क्यों न दुनिया के साधकों की मदद की जाए। जी हुई का चेहरा पानी की तरह काला हो गया था। बाकी तीनों भी गुस्से में थे। उन्हें लगा कि उनके सामने जो युवक खड़ा है, उससे निपटना वाकई मुश्किल है।
वे उसे थप्पड़ मारकर मार डालने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। ये फान ने उन्हें ठंडेपन से देखा और चिल्लाया, भागो, तुरंत भागो। जी परिवार, जो पुरातन काल से चला आ रहा था, असाधारण था। कोई भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक छोटे से साधक ने ऐसा करने की हिम्मत की। जी परिवार के दिग्गज, खास तौर पर जी हुई, गुस्से से लाल हो गए। उसके माथे पर नसें उभर आईं, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। इस समय जी परिवार के अन्य साधक भी वहां पहुंच गए। उनमें से अधिकांश युवा थे और आकाश लोगों से भरा हुआ था। और तुम सब भी भाग जाओ, ये फान चिल्लाया। वह बहुत समय से पीछा किए जाने से अपने अंदर भरा गुस्सा दबाए हुए था। अभी चिंता की कोई बात नहीं थी। उसने पहले ही सौहार्द का सारा दिखावा छोड़ दिया था। यदि वह बच न सका तो वह मौत तक लड़ेगा। उसकी आवाज गरजने जैसी थी। पूरे शहर ने उसे साफ सुना। नीचे किसानों की कमी नहीं थी और वे सभी हैरान दिख रहे थे। क्या वे जी परिवार के साधक नहीं हैं? कोई उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है? कितना अविश्वसनीय। मोर राजा से तुलना। वह युवक कौन है? उसने जी परिवार के महान लोगों को भागने के लिए कहने का साहस किया और सभी को चौंका दिया। किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वह शायद एक शक्तिशाली साधक भी है। ये फान इस क्षेत्र में हमेशा से अज्ञात था, लेकिन इस दिन के बाद से उसे हर किसी के द्वारा जाना जाना तय था। उसने हुआंगू परिवार के अधिकार को चुनौती देने और जी परिवार के कई साधकों का अकेले सामना करने का साहस किया। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आप सब भाग जाओ, अन्यथा तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। तुम्हें पता है क्या होगा? अगर लोगों को मौत से डर नहीं लगता तो वे किसी भी चीज से नहीं डरते और किसी भी चीज की परवाह नहीं करते। जी परिवार के महान व्यक्तियों के माथे पर नसें उभर आईं। उनके चारों ओर काली धुंध छा गई और उनकी निगाहें डरावनी थीं। जी परिवार के साधकों के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कभी किसी ने नहीं की थी। उसे मार दो। पूर्वजों, आप हमें जाने क्यों नहीं देते? जी परिवार के युवा शिष्यों की आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। वे जहां भी जाते उन्हें प्रतिभाशाली ही माना जाता। आज उन्हें एक युवा ने इस तरह अपमानित किया। वे इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये पहली बार था जब ये फैन युवा पीढ़ी के बीच प्रसिद्ध हुआ, लेकिन उसने ऐसा इस तरह से किया। ये स्पष्ट था कि वह जी परिवार की युवा पीढ़ी का सार्वजनिक दुश्मन बन जाएगा। ये फैन। जी हुई ने धीरे से अपना मुंह खोला। उसने अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखने की कोशिश की। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? बेवकूफ बूढ़ी औरत, अपना मुंह बंद करो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। अगर तुमने फिर से मेरा नाम लिया तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। ये फैन ने सावधानी को हवा में उड़ा दिया। अब चूंकि वह इन लोगों को दबा नहीं सकता था, इसलिए उसके पास जीने की थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं थी। जी हुई की छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी गर्दन की नसें साफ दिखाई दे रही थी। वे बेलों की तरह मोटी थी और उनमें ऐंठन और कंपन हो रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि कितने सालों बाद किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की थी। यहाँ तक कि उसकी जैसी शक्तिशाली महिला जो इतने लंबे समय तक जीवित रही थी, उसके लिए भी इस गुस्से को निगलना मुश्किल था। पूर्वज, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे मार डालो। चलो हम जाकर उसे मार डालें। जी परिवार की युवा पीढ़ी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उनकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। मैं बस एक आखिरी बार कहूंगा, आप सभी तुरंत भाग जाइए। मैं आपको सिर्फ 10 सांसों का समय दूंगा। ये फान ने अपनी नजर आगे की ओर घुमाई। जी परिवार की युवा पीढ़ी के किसी सदस्य ने लंबी दहाड़ लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। नीचे विशाल शहर में सभी किसान अचंभित थे। ये स्पष्ट था कि ये फैन का नाम पूरे दक्षिणी क्षेत्र में फैल जाएगा और प्राचीन वंश की युवा पीढ़ी का सार्वजनिक दुश्मन बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ। इस समय कोई हंसा। पलक झपकते ही एक आकृति आ गई। यह इतनी तेज थी कि यह अविश्वसनीय था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इतने समय से विशाल शहर के ऊपर आसमान में खड़ा था और कहीं से अचानक प्रकट नहीं हुआ था। ये 16 या 17 साल का एक युवक था। वह नाजुक और सुंदर था, मुलायम बाल, साफ आंखें और एक अलौकिक स्वभाव वाला। वह फूलों के पेड़ पर जमी बर्फ की तरह ताजा था। यह मोर राजा था। ठीक कहा। क्या तुमने सुना? जी परिवार के लोगों, जल्दी करो और भाग जाओ। मोर राजा ने दक्षिणी क्षेत्र की ओर देखा। वह अजेय था और शिखर पर खड़ा था। उसके प्रकट होते ही सभी के चेहरे पर भाव बदल गए। बहुत से लोग डर से कांप रहे थे। किसी को यह पता चल गया कि मयूर राजा की दहाड़ ने जी परिवार के एक महान व्यक्ति को सीधे चकनाचूर कर दिया था। वह था शक्तिशाली था। मयूर राजा ने आगे बढ़कर ये फैन के कंधे को थपथपाया। वह कमल के फूल की तरह अलौकिक दिख रहा था और उसमें जरा सी भी शक्ति या ताकत नहीं थी। हर कोई हैरान था। ये फैन और मयूर राजा के बीच वास्तव में क्या रिश्ता था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी?